हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। और दोस्तों, रोज इसी तरह आज फिर हम उपस्थित हुए हैं सुबह सुबह महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को सोल्व करने के लिए, जो आई होप आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आप कोई सी भी एग्जाम दे, नेट जेआरएफ एग्जाम दे, पीजीटी, यूपी पीजीटी, डीएसएसबी या फिर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम दे, सभी में ये समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाले हैं प्रश्न। और इन प्रश्नों पर हम डेली चर्चा करते हैं, जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इनमें जो कठिनाई का स्तर है वो भी आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो अभी हम है इजी प्रश्नों से चल रहे हैं। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं, पाथफाइंडर लर्निंग ऐप है जहां पर आपको ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस में जितने भी टीचिंग एग्जाम है, नेट जेआरएफ हुआ, फर्स्ट ग्रेड हुआ, इन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट और मटेरियल आपको उपलब्ध होता है। आप उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं और वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कोर्स को लेना चाहते हैं तो उसमें आपको सुपर 30 कोड यूज करने पर आपको 30% का ऑफ है वो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, साथ ही आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है, जिससे आरपीएससी ने डेट है वो अक्टूबर में बताई है कि अक्टूबर में ये एग्जाम होने वाली है। तो अक्टूबर में जो होने वाली एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 10 जुलाई से हमने टेस्ट सीरीज है वो प्रारंभ की है। और 10 जुलाई से जो टेस्ट सीरीज प्रारंभ हुए उसका डेट कौन सा टेस्ट होने वाला है, इसमें आपको 100 से ज्यादा टेस्ट मिलेंगे, जिसमें जितने भी टॉपिक है वो टॉपिक वाइज टेस्ट है, साथ ही साथ बड़े टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट सारे इसमें सम्मिलित है। तो उन कौन सा टेस्ट कब होने वाला है, इसकी जो डेट शीट है वो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप निश्चित रूप से इस टेस्ट को दें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों, हम हैं वो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम जो अपने 15 प्रश्न है महत्वपूर्ण उन्हें सोल्व करते हैं। तो पहला है, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है बताना है आपको। ये ध्यान रखना है, कौन सा बताना है, नहीं है। जब भी ये क्वेश्चन आए, मोस्टली आजकल एग्जाम में नहीं पर अंडरलाइन आता है, फिर भी आपको अंडरलाइन कर लेना है, उसे गोला कर लेना है, यानी इसमें जो गलत है वही आपका सही आंसर है। ठीक है, दक्षिण भारत में दैनिक तापांतर कम पाया जाता है, निश्चित रूप से कम पाया जाता है। रात में भी उतना ही रहता है और दिन में भी उतना ही रहता है। क्यों रहता है? जैसे अभी हो रहा है ना, अपने अभी उमस हो रही है ना, चिपचिपी बारिश का मौसम है, दिन में भी उतनी गर्मी है, रात में भी उतना ही है, पता ही नहीं चल रहा दिन है या रात है, हर मौसम। तो वैसे ही वहां पे भी क्या होता है, समुद्री जलवायु का प्रभाव रहता है। और समुद्री जलवायु के प्रभाव की वजह से, क्योंकि दक्षिण में तीनों ओर समुद्र है ना, तो वहां पर ऐसा ही मौसम जैसा अभी अपने यहाँ पर है वैसा ही मौसम पूरे वर्ष भर वहां पर पाया जाता है। फिर आ जाता है वार्षिक तापांतर। जब दैनिक तापांतर में अंतर नहीं होता तो वार्षिक तापांतर में वहां पे ज्यादा अंतर नहीं होता है। थोड़ा सा मुझे लगता है ये तापांतर वाला कॉन्सेप्ट में फिर से क्लियर कर दो आपको। ठीक है, तो तापांतर होता क्या है? जब हम दैनिक की बात करते हैं तो दैनिक तापांतर क्या होता है? आप ऐसे बोलोगे उच्चतम और निम्नतम का अंतर, लेकिन उच्चतम तापमान कौन सा? दिन का। दिन के समय में, जो सनलाइट के समय में जो तापमान सबसे ज्यादा है वो उच्चतम तापमान है ना। तो उच्चतम कौन सा? दिन का। उच्चतम माइनस रात का न्यूनतम, तो इन दोनों का जो अंतर आता है वो आपका दैनिक तापांतर आता है। वार्षिक में क्या होगा? गर्मियों के समय में, गर्मी के मौसम में जो सबसे ज्यादा तापमान होगा वो उच्चतम तापमान, और सर्दियों में सबसे नीचे वाला तापमान, उन दोनों का अंतर हो जाएगा वार्षिक तापांतर, है ना। वार्षिक तापांतर में क्या होगा? गर्मी और सर्दी दो होती है ना, तो गर्मियों के समय का उच्चतम तापमान और सर्दियों का न्यूनतम तापमान। ठीक है, इन दोनों का जो अंतर होगा वो आपको कौन सा हो जाएगा? वार्षिक तापांतर। तो यहाँ पे दैनिक भी कम होता है और वार्षिक भी कम होता है। ठीक है, तापमान सारा वर्ष ऊंचा रहता है, ऊंचा ही रहता है। जब हम बात करते हैं सर्दियों की, तो सर्दियों में तापमान वहां पे कितना रहता है? 20, 22, 23, 25 तक वहां पर रहता है। ठीक है, और गर्मियों में भी उतना ही रहता है, 30, 35। तो वर्ष भर वहां पे तापमान ऊंचा रहता है। विषम जलवायु पाई जाती है, विषम जलवायु नहीं पाई जाती, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। वहां पे कैसी जलवायु पाई जाती है? सम जलवायु
पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? सम जलवायु पाई जाती है, क्योंकि दैनिक तापांतर कम है, वार्षिक तापांतर कम है, और फिर आप बोलो कि यहाँ पे विषम पाई जाएगी, तो विषम नहीं पाई जाती। कैसी पाई जाती है? सम जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। तो डी आंसर इसमें हो जाएगा। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो निम्न में से क्या होता है? बताओ। दक्षिण गोलार्ध में चमका दी हमने, इमेज करो ये स्थिति। कैसी होगी स्थिति? ऐसी स्थिति होगी जब पृथ्वी ये हमारी रहेगी, ये 0 डिग्री है, और ये यहाँ पे सूर्य है वो चमक रहा है, और इस स्थिति के बारे में मत पूछ रहा है। उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। हो सकता है, होता है। यहाँ पे होता है ना सूर्य, तब यहाँ पे तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सर्दियां आती है ना उत्तर पश्चिम राजस्थान में, सर्दियां होती है जब मकर रेखा पे चला जाता है सूर्य। तो ये हो सकता है, सही है। उत्तर पश्चिम भारत में तापमान और वायुदाब में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये तो स्टेटमेंट। सर्दी गर्मी बनी रहती है। उत्तर पश्चिम भारत में झुलसा देने वाली तेज लू चलती है। तो ये कब चलती है? जब सूर्य कर्क रेखा पर हो, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर हो, तब आएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर आपका हो जाएगा। फिर आ जाओ नेक्स्ट। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एएस प्रकार की जलवायु कहां पर पाई जाती है? एएस टाइप जो जलवायु है वो कहां पर मिलेगी, आपको ये बताना है। एएस प्रकार की जलवायु केरल और तटीय क्षेत्रों में, कर्नाटक में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, कोरोमंडल पर, असम और अरुणाचल प्रदेश में। एएस प्रकार की जलवायु। एस ए का मतलब क्या जानते हो आप? वर्ष भर जो तापमान है 18 डिग्री से ऊपर, ठीक है। एस का मतलब क्या जानते हो? कि वहां पे सर्दियों में वर्षा होगी या गर्मियों में वर्षा होगी? सर्दियों में वर्षा। ऐसे बोलते हैं अपन? ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं एस यानी गर्मियों में वर्षा नहीं। ऐसे ही है ना कोपेन में, गर्मियों में वर्षा नहीं, यानी कब वर्षा होगी? सर्दियों में वर्षा। तो ये कौन सा आ जाएगा? कोरोमंडल तट आपका, तमिलनाडु वाला, ठीक है। कहां पर है ये रहा एएस टाइप, कोरोमंडल तट, तमिलनाडु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? सदाबहार, डेल्टाई, कांटेदार या पर्णपाती? तो कौन सा आ जाएगा? पर्णपाती, ठीक है। रोजवुड होता है जो लाल चंदन जिसे हम बोलते हैं, है ना, वो आ जाता है किसमें? सदाबहार में। डेल्टाई वन में कौन से आते हैं? मैंग्रोव वन, है ना, जिसे हम कौन से वन बोलते हैं? सुंदरी वन, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है, ठीक है। अनूप वन भी ने कहा जाता है, किस नाम से जानते हो? अनूप वन से। और कांटेदार वनों में कौन से आते हैं? झाड़ियां ये आ जाते हैं ना। प्रोजेक्ट टाइगर निम्न में से किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर जैसे कई बार बनाते ना भारतीय सेना, प्रोजेक्ट कौन सा बनाया था उन्होंने? कोई सा भी प्रोजेक्ट जो बनाया था, है ना, तो प्रोजेक्ट ये उसको समाप्त करने के लिए बनाते हैं। तो टाइगर को मारने के लिए जितने भी शेर है इस देश दुनिया में उन सभी को समाप्त कर दिया जाए, तो इसलिए बनाया था? नहीं बनाया था, मारने के लिए नहीं बनाया था। बचाने के लिए? बचाने के लिए तो बना सकते हैं। शेर को पकड़ो और चिड़ियाघर में डाल दो, ऐसा था क्या उद्देश्य? नहीं। प्रोजेक्ट टाइगर को ऐसा था, संरक्षण की दो विधियां होती है ना। एक तो जहां पे जो व्यक्ति है, जो शेर है, जो वनस्पति, उनको उसी स्थान पे संरक्षण दो, और एक उन्हें पकड़कर चिड़ियाघर में लेबोरेटरी में डाल दो और वहां पे संरक्षण दो। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर तो ऐसा था। इन सिटू था या आउट सिटू? इन सिटू था, जहां पे जो समस्या है, बाघ कहां पे रहेंगे? अभ्यारण्य में, उन्हीं अपने ही घर में रहेंगे, पर उन्हें अपने को बचाना है दूसरों से, ठीक है। तो ये कैसा था? ये ऐसा संरक्षण था जिसमें हम बाघ को वहीं पर रखकर, उससे घर में रखकर ही उसको संरक्षण दे रहे थे। तो ये नहीं आएगा ना चिड़ियाघर वाला। और तीसरा कौन सा है? बाघ पर फिल्म बनाने के लिए प्रोजेक्ट, ये भी नहीं आएगा। तो कौन सा आ जाएगा? बी। 1973 में ये प्रारंभ किया गया प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था?
कल्पक्कम कहां पर है? तमिलनाडु में। रावत बाटा कहां पे है? राजस्थान में। नरोरा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। तारापुर कहां पे है? महाराष्ट्र में। ये याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। इसके अलावा कीगा कहां पर है? कर्नाटक में। इसके अलावा बस ये ध्यान रख लेना, है ना। तो ये कहां पर आ जाएंगे? तारापुर इसमें आंसर हो जाएगा। सबसे पहला कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र वाला। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कौन सा? निम्न में से कौन सा खनिज भूरा हीरा कहलाता है? नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। भूरा हीरा नाम से जाना जाता है। मैग्नीज, लोहा, लिग्नाइट, अब्रक। कौन सा जाएगा भूरा हीरा? तो भूरे हीरे के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? लिग्नाइट को भूरे हीरे के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय स्रोत, नवीकरणीय अनवीकरणीय होते हैं ना दो, तो बताने हैं। जल, ताप, सूर्य, पवन। कौन सा अनवीकरणीय स्रोत है ऊर्जा का? तो इसमें कौन सा जाएगा? ताप। फिर आ जाते हैं कौन सा औद्योगिक अविस्थापन का कारक नहीं है? औद्योगिक अविस्थापन का कारण नहीं है। बाजार होगा निश्चित रूप से। जनसंख्या घनत्व होगा? नहीं होगा, ठीक है। जनसंख्या घनत्व नहीं होगा। पूंजी होगी। ऊर्जा होगा, लेकिन जनसंख्या घनत्व नहीं होगा। बाजार है ना। अब एक ऐसी जनसंख्या है, बहुत बड़ी जनसंख्या है भारत, है ना, और वहां पे टेस्ला की कार आ जाती है 4 करोड़ रुपए की एक कार। इसलिए बाजार है भारत में? नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति ले लेंगे 4 करोड़ की कार, है ना? नहीं ले पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बाजार होना भी तो जरूरी है ना। जनसंख्या घनत्व जरूरी नहीं है, बाजार भी हो। समझ रहे हो बात को? तो ये, या फिर जनसंख्या घनत्व जैसे पंजाब में है, जनसंख्या घनत्व अच्छा है, लेकिन तंबाकू की फैक्ट्री लगा लो वहां पे, फिर नहीं लग सकती ना। तो जनसंख्या घनत्व महत्वपूर्ण नहीं रखता है, बाजार वहां पे महत्वपूर्ण होगा। आ जाएगा मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया। हम जानते हैं कब? 1854 में। कब हुआ था? 1854 में। पहला सफल, है ना, 1851 में। इससे पहले असफल भी हुआ था मुंबई में, और कलकत्ता में भी एक असफल कारखाना हो चुका था। तो वो पहला मुंबई स्थापित हुआ, तो उसके लिए पीछे जो कारण थे वो कौन कौन से थे? पतन है मुंबई, वित्तीय केंद्र है, और यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, या सभी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सभी वाला। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलज या गोदावरी? तो कौन सी है सबसे प्रदूषित नदी? ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलज या गोदावरी? तो सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है इनमें से? यमुना होगी या गोदावरी होगी? यमुना नदी इनमें से सबसे प्रदूषित रहने वाली है ना। इनमें वो चलता रहता है कंपटीशन। फिर आ जाता है वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। समताप, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? कौन सी है महत्वपूर्ण? क्षोभ मंडल। आयन मंडल में करके आ जाना कि जब तक परावैद्युतिक किरणें नहीं रुकेगी तो पृथ्वी कैसे बचेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। आयन मंडल नहीं होगा। इसमें कौन सा आ जाएगा? क्षोभ मंडल। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी तो चाहिए ना, तो ये किसमें आ जाएगा? क्षोभ मंडल में। समुद्री नमक हुआ, पराग हुई, राख, धुएं की कालिमा, महीन मिट्टी, किससे संबंधित है? ये सभी चीजें गैस से संबंधित है। जलवाष्प, धूलकण या उल्कापात, ये संबंधित किस चीज से है? तो ये संबंधित है किससे? धूलकण से संबंधित है। किससे संबंधित है? धूलकण से संबंधित है। जब ये धूलकण वातावरण में जाते हैं, वातावरण में जो जलवाष्प है, उस जलवाष्प को अपने चारों ओर
अवशोषित करते हैं अपने आसपास, और ये बहुत सारे बंजर संघनन होता है और फिर क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। और बादल में जब जलवाष्प की मात्रा और भी ज्यादा हो जाती है, संतृप्तता से ज्यादा हो जाती है, तब क्या हो जाता है, वर्षा हो जाती है। निम्न में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, 90, 110, 120 या 150? कितनी ऊंचाई पर नगण्य ऑक्सीजन आपको पाई जाती है, उससे बाद में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है? कौन सा हो जाएगा आंसर इसमें, 120 किलोमीटर। हालांकि 90 के बाद डिक्रीज हो जाती है, लेकिन 120 के बाद में तो बहुत ही कम हो जाती है। लास्ट प्रश्न है आज का, और आज के प्रश्न को सॉल्व करने के साथ ही इसको शेयर भी कर देना वीडियो को, ठीक है। निम्न में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी? यानी ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी से सौर विकिरण आ रही है सूर्य से, ठीक है, तो वो तो आ जाओ, जितनी आनी आ जाओ, लेकिन पृथ्वी से वापस भी जाती है ना, तो जाने नहीं देती। आने की तो अनुमति है, जाने की तो अनुमति नहीं है। वही होते हैं ना, बोलते हैं कि आ तो गए, अब जाओगे हमारी मर्जी से। वही रिश्तेदारों के पास जाते हो ना तब, तो ये वैसे ही रिश्तेदार है। तो ये बताओ कौन सा है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये कौन सी है, लघु या दीर्घ? लघु। और ये जाने वाली कौन सी होती है, दीर्घ तरंगें होती है। तो ये भी ध्यान रख लेना, पार्थिव विकिरण है वो दीर्घ होता है, और जो सूर्य होता है वो लघु तरंग होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आई होप आप सभी को ये जो हमारी सीरीज चल रही है वो पसंद आई होगी, और आपको ये नेट JRF एग्जाम हुआ, RPSC फर्स्ट ग्रेड, PGT, इन सभी में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही होगी। तो साथ ही साथ ये बता दूं, जिन भी बच्चों को RPSC फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो हमारा जो टेस्ट शेड्यूल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पे कुछ टेस्ट है वो सभी के लिए ओपन है, तो 10 तारीख से प्रारंभ हो रही है। आप सभी उसे जल्दी से जल्दी ज्वाइन करने का करें प्रयास। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।